नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय श्वसन किसे कहेंगे और अवायवीय श्वसन किसे कहेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय श्वसन किसे कहेंगे? तो इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन द्वारा वायुमंडल की ऑक्सीजन से ग्लूकोज का अपघटन होता है। देखिए, हम जब भोजन में पाचन की क्रिया करते हैं तो पाचन की क्रिया द्वारा सारे पौष्टिक पदार्थ हमारी प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं और इसी ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या लिखा देखिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। यह श्वसन अधिकांश पादपों और जंतुओं में पाया जाता है। हम जानते हैं वायवीय श्वसन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। यहाँ तक कि मानव भी वायवीय श्वसन का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपघटन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो श्वसन करने वाला प्रत्येक प्राणी जो होता है उसके अंदर वायवीय श्वसन पाया जाता है। दूसरी तरफ देखें अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन किसे कहेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन यानी O2 है ना, ऑक्सीजन। देखिए, वायवीय श्वसन की बात आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ। हम श्वसन में गैसों का मिश्रण लेते हैं, गैसों का मिश्रण श्वास के रूप में ना, ये आप ध्यान रखिएगा। हम श्वसन क्रिया के दौरान या श्वास क्रिया में गैसों का मिश्रण लेते हैं, ना कि O2। लेकिन हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तब आपका जवाब होगा O2। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और यह श्वसन जीवाणु और परजीवी तथा कुछ निम्न स्तर के जंतुओं में होता है। कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, ठीक है, और कुछ निम्न स्तर के जीव जो होते हैं, कवक वगैरह, मशरूम वगैरह, उनमें इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एथिल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जो ग्लूकोज उनके शरीर में संचित है वो किस में बदल जाता है? एथिल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है तथा कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ अवायवीय श्वसन का। जब हम किसी लंबी रेस में भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो शाम को हमारे पैर जरूर कई बार ऐसा होता है दर्द करने लग जाते हैं, या कठिन परिश्रम करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज जो पड़ा है उसका अपघटन होता है। वो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती है। तो हमारे मांसपेशियाँ क्या करती है? अवायवीय श्वसन करती है, जिससे एथिल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बदल जाता है। जो हमारी मांसपेशियाँ उनके अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही हमारे शरीर के जो मांसपेशियाँ हैं वो कठोर हो जाती है और हमें दर्द का अनुभव होता है। वो किस कारण होता है? अवायवीय श्वसन के बारे में। तो आइए बात करते हैं आज वायवीय और अवायवीय श्वसन का प्रमुख अंतर। तो क्या अंतर है इनके बारे में देखिए। पहला है अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन। दूसरा है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरा है श्वसनीय पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसनीय जो पदार्थ है, ग्लूकोज वगैरह, उनका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता है, लेकिन इनमें पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है, सिर्फ 2 ATP। किसमें? अवायवीय में, है ना, सूक्ष्म जीवाणु जो होता है, सिर्फ 2 ATP। और इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 36 से 38 ATP प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखें तो देखिए, इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है, इसमें अंतिम उत्पाद जो बन रहा है वो बन रहा है कार्बनिक यौगिक, जैसे अल्कोहल, ठीक है। और इसमें जो अंतिम उत्पाद बन रहा है, जो कि हम मानव की भी बात कर सकते हैं, तो CO2 और जल। हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर उत्पाद के रूप में CO2 और जल बनते हैं। और दूसरी बात करें इसके उदाहरणों की, तो अवायवीय श्वसन करने वाले उदाहरण है जैसे निम्न पादप, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक आदि में ये श्वसन पाया जाता है। और उधर देखें तो उच्चतर पादप और जीवों के ऑक्सी श्वसन के उदाहरण हैं। उच्च पादप एक, तो इसके अलावा जितने भी जीव हैं, लगभग अधिकांश पादप और जीव होते हैं उच्चतर स्तर के, उन सब के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है? वायवीय श्वसन पाया जाता है। देखिए, यहाँ एक अभिक्रिया लिखी हुई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अभिक्रिया? देखिए, हमारे शरीर के अंदर C6H12O6 ये है ग्लूकोज, जो कि सूक्ष्म जीवों में भी है, हमारे शरीर में भी है। सबसे पहले बात करते हैं अवायवीय श्वसन में क्या होता है। देखिए, ये रहा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो किस में टूटता है? एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी सी ऊर्जा बनती है, सिर्फ 2 ATP। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ जो ग्लूकोज है वो किस में बदल गया?
एथेनॉल या एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। इसके अलावा CO2 के बुलबुले भी बनते हैं और थोड़ी सी 2 ATP की ऊर्जा बनती है। दूसरी तरफ हमारी तरफ देखें यानी मानव में, तो यहाँ देखिए ये रहा ग्लूकोज C6H12O6 और यहाँ देखिए ये रहा ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। तो ये जो होने वाला श्वसन है वायवीय श्वसन, ये हम सभी प्रकार के उच्चतम प्राणी जो होते हैं उन सब में होता है और ये जो है ये किस में होता है, ये जीवाणुओं में हो पाया जाता है। तो ये हो गया वायवीय और अवायवीय श्वसन। आगे बात करते हैं छोटा सा टॉपिक है और ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो देखिए अगला टॉपिक क्या हमारा, खुला और बंद परिसंचरण। देखिए रक्त परिसंचरण की बात की जाए तो हमारे शरीर के बारे में हम बेसिकली जानते हैं। तो ये हमारा शरीर जो है वो एक प्रकार का रक्त जो बहता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं द्वारा बहता है। इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, नलिका, जिसको वाहिका भी कहते हैं। तो यहीं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि खुला और बंद परिसंचरण का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण किस में, देखिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त आंशिक रूप से शरीर के कुछ भागों में रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। यानी सारा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित नहीं होता है, सिर्फ आंशिक रूप से। कहीं कहीं नलिका होती है, बाकी तो सारे शरीर में फैला हुआ होता है और अन्य भागों में ऊतकों के मध्य खुले स्थानों में फैल जाता है। देखिए फैला हुआ होता है, इसमें नलिका या वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। इसीलिए इन जंतुओं की कोशिकाएं तथा ऊतक रुधिर के सीधे संपर्क में रहते हैं। यानी ब्लड जो है वो सीधे रुधिर, एक तो ऊतक और दूसरा कोशिका, इनके सीधा संपर्क में रहता है। क्यों, क्योंकि ये शरीर में फैला होता है, नलियों में नहीं होता है। इसके उदाहरण है जैसे तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच कहते हैं, झींगा, घोंगा, ये समुद्री जीव है, और सीपी, ये भी समुद्री जीव है। तो ये जीव है, इनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, अर्थात बिना वाहिकाओं के रक्त का गमन। दूसरी तरफ देखा जाए तो बंद परिसंचरण। देखिए इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त शरीर में वाहिका में ही संचरित होता है। वाहिका यानी नलियाँ, जिसको हम धमनियाँ या शिराएँ कहते हैं, उनमें संचरित होता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक पदार्थों को पहुँचाया तथा उत्सर्जित पदार्थों को वहाँ से लाया जाता है। उदाहरण है जैसे केंचुआ, मछली, मेंढक, पक्षी और मानव। तो हमारे शरीर में कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, हमारे शरीर में बंद परिसंचरण पाया जाता है। बंद परिसंचरण का अर्थ क्या मानेंगे हम, बंद का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर के अंदर बहने वाला जितना भी रक्त जो है वो वाहिकाओं में या नलियों में बहता है, तो उसे बंद परिसंचरण कहेंगे। खुले परिसंचरण का अर्थ होगा कि जो शरीर के अंदर रक्त बहता है वो बिना नलियों के, बिना वाहिका के बहता है, तो उसे खुला परिसंचरण कहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।